सीसेट 2014 का पेपर देखेंगे। पहला प्रश्न है, अंतर्वैयक्तिक व्यवहार अधिकांशतः आंतरिक आवश्यकताओं द्वारा प्रेरित होते हैं। अंतर्वैयक्तिक व्यवहार अधिकांशतः आंतरिक आवश्यकताओं द्वारा प्रेरित होते हैं। कारण में देखेंगे, लोग एक दूसरे से भी व्यवहार आगे बढ़ाते हैं। लोग एक दूसरे से भी आगे व्यवहार बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ए आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। क्या कह रहा था प्रश्न में? अंतर्वैयक्तिक व्यवहार अधिकांशतः आंतरिक आवश्यकताओं द्वारा प्रेरित होते हैं। आंतरिक आवश्यकताओं द्वारा प्रेरित होते हैं। लोग एक दूसरे से भी व्यवहार आगे बढ़ाते हैं। ए और दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। देखिए, किसी व्यक्ति समूह के अंतर्वैयक्तिक व्यवहार अधिकांशतः आंतरिक आवश्यकताओं द्वारा अभिप्रेरित होते हैं, जिसके तहत सभी लोग एक दूसरे से भी व्यवहार को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। कौन एक अवाचिक संप्रेषण सहायक का उदाहरण? अवाचिक, अशब्दायिक को ही अवाचिक बोल देंगे फ्रेंड्स। ठीक है, का एक सहायक उदाहरण है। तो क्या चीज़ है? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चाक्षु संपर्क। ठीक है, आई कांटेक्ट। ठीक है, अवाचिक संप्रेषण का उदाहरण चिल्लाना, बुदबुदाना, शब्द जाल, ये सब बोलने से। अब ठीक है, आंखों का कांटेक्ट हम बिना बोले ही भी कर सकते हो, तो अवाचिक संप्रेषण के द्वारा समझो आप लोग। ठीक है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखिए, चाक्षुक संपर्क, इसको आई कांटेक्ट बोलेंगे। एक प्रकार के अवाचिक संप्रेषण प्रक्रिया अर्थात सामान्य संप्रेषण प्रक्रिया से अलग है। ये इस प्रकार के संप्रेषण को छोड़कर अन्य सभी वाचिक संप्रेषण के भाग थे, जो मैंने अभी ऑप्शन बताए थे वो तीनों वो। ठीक है, इस संप्रेषण प्रक्रिया के अंतर्गत आँख और चेहरे के हाव भाव, शारीरिक भाषा के प्रयोग से संबंधित क्रियाएं शामिल होती हैं। हाव भाव वगैरह। ठीक है, हम जब कुछ बोलेंगे नहीं, चुपचाप रहेंगे, अशाब्दिक हो जाएगा, अवाचिक हो जाएगा। ठीक है, फिर उसमें चेहरे के आपके हाव भाव, शारीरिक भाषा, ये सब देखी जाती है फ्रेंड्स। ठीक है, संप्रेषण की प्रक्रिया में कूट लेखन से क्या तात्पर्य है? संप्रेषण की प्रक्रिया में कूट लेखन से क्या तात्पर्य है? अब की बार मैंने आपको आंसर दिखा दिया है, पर अब आगे आपको प्रश्न चौथा आपको आंसर नहीं दिखाएंगे। ठीक है, जिससे आप लोग इस तरीके से मन में सोचो और फिर आंसर लगाओ, फिर उसके बाद आप उत्तर दो, है ना। चलिए, संप्रेषण की प्रक्रिया में कूट लेखन से तात्पर्य है कुछ नया निर्माण करने की कोशिश करना, संकेतों को तंत्र की आवेगों में परिवर्तित करना, संप्रेषण मार्ग का अवरोध करना, मनोबल निर्माण करना। संप्रेषण प्रक्रिया में कूट लेखन से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है? संकेतों को तंत्र की आवेगों में परिवर्तित करना। ठीक है, संप्रेषण प्रक्रिया में कूट लेखन का क्या तात्पर्य है? संकेतों को तंत्रिकीय आवेगों में परिवर्तित करना। एक देखिए इधर, संप्रेषण एक द्विमुखी प्रक्रिया। संप्रेषण एक द्विमुखी प्रक्रिया। इसमें संदेश देने वाला सेंडर होता है, संदेश मैसेज हो जाता है, कूट लेखन इनकोडिंग हो जाता है, तथा प्रश्न फीडबैक हो जाता है, फीडबैक। ठीक है, तो जब आप इंटरव्यू देते हो ना, तो उसके बाद जैसे कि दृष्टि IAS यहाँ पर मौके देने जाते हैं, तो फिर बाद में वो लोग फीडबैक देते हैं ना, प्रतिपुष्टि करते हैं कि आप ऐसे बैठे थे, आपने ये बोला, आपने वो बोला, है ना, इस तरीके से जैसे अनिवार्य तत्व होते हैं। संप्रेषण प्रक्रिया के अंतर्गत कूट लेखन के द्वारा संदेश को वाचिक और अवाचिक रूप में तंत्र के आवेगों में बदलकर संदेश को भेजा जाता है। एक बार फिर से पढ़ते हैं इसको। संप्रेषण एक द्विमुखी प्रक्रिया है। इसमें संदेश देने वाला सेंडर, संदेश मैसेज हो जाता है, कूट लेखन तथा प्रतिपुष्टि, इसके बीच में कूट लेखन भी आता है। पहले सेंडर होगा, ठीक है, फिर उसके बाद संदेश होगा, फिर उसके बाद कूट लेखन होगा, उसके बाद प्रतिपुष्टि होगी। ठीक है, सेंडर, मैसेज, इनकोडिंग और फीडबैक से अनिवार्य तत्व होते हैं। संप्रेषण प्रक्रिया के अंतर्गत कूट लेखन के द्वारा संदेश को वाचिक, वर्बल, अवाचिक, नॉन वर्बल रूप में तंत्र के आवेगों में बदलकर संदेश को भेजा जाता है। ठीक है, कूट लेखन का एकदम कार्य क्या है? संदेश को वाचिक और अवाचिक रूप में तंत्र के आवेगों में बदलकर संदेश को भेजा जाता है। इस प्रकार से संप्रेषण के संदर्भ में, संप्रेषण के संबंध में संदर्भ किसे कहते हैं? संप्रेषण के संबंध में संदर्भ किसे कहते हैं? संदर्भ किसे कहते हैं? प्रभावी बातचीत को, या फिर वार्तालाप के लिए भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक वातावरण को, या तीसरा संदेश ग्रहण में बाधा, या फिर चौथा संदेश के प्रति मौखिक अवाचिक प्रतिक्रिया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? संप्रेषण के संबंध में
संदर्भ किसे कहते हैं? संदर्भ किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं, आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर आपका हो जाएगा बी। संप्रेषण के संबंध में संदर्भ संदर्भ वार्तालाप के लिए एक भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक वातावरण है। भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक वातावरण है संप्रेषण के संदर्भ में संबंध में संदर्भ फ्रेंड्स, ये सब ठीक है। चलिए एक बार फिर से देखते हैं। संप्रेषण की प्रक्रिया में पूर्णतया में संदर्भ का महत्वपूर्ण स्थान होता है। संप्रेषण की प्रक्रिया में पूर्णतः संदर्भ का महत्वपूर्ण स्थान होता है। संदर्भ से तात्पर्य भौतिक, मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक वातावरण से है। संदर्भ से तात्पर्य क्या होता है? भौतिक है, भौतिक मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक वातावरण से। यदि इनमें से कोई भी तत्व जो कि किसी न किसी प्रकार संदर्भ से संबंधित है, संप्रेषण हेतु नकारात्मक व्यवधान उत्पन्न करता है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में संप्रेषण की प्रक्रिया नहीं हो सकती है। अतः संदर्भ से संबंधित तत्व सकारात्मक दृष्टि से उपयुक्त होना आवश्यक है। संदर्भ से संबंधित तत्व सकारात्मक दृष्टि से उपयुक्त होना क्या है? आवश्यक है फ्रेंड्स। पेल्ज प्रभाव स्पष्ट करता है। पेल्ज प्रभाव स्पष्ट करता है समवर्ती प्रभाव के साथ संयुक्त वरिष्ठों की समतीव्रता को, कनिष्ठों के समवर्ती प्रभाव के साथ संयुक्त समवर्तीता की मांग को, न्यून उपरगामी प्रभाव के साथ वरिष्ठों की समतरता को, उपयुक्त उपरगामी प्रभाव के साथ संयुक्त वरिष्ठ की समतरता को। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा डी। पेल्ज प्रभाव स्पष्ट करता है। पेल्ज प्रभाव स्पष्ट करता है, क्या स्पष्ट करता? उपयुक्त उपरगामी प्रभाव के साथ संयुक्त वरिष्ठों की समतीव्रता को। उपयुक्त उपरगामी प्रभाव के साथ संयुक्त वरिष्ठों की समतीव्रता को पेल्ज प्रभाव स्पष्ट करता है। पेल्ज प्रभाव उपयुक्त उपरगामी प्रभाव के साथ, पेल्ज प्रभाव उपयुक्त उपरगामी प्रभाव के साथ संयुक्त वरिष्ठों की समतरता से संबंधित है। सर्वप्रथम डोनाल्ड पेल्ज द्वारा 1952 में संगठनात्मक संचार के संदर्भ में नेतृत्वकर्ता की योग्यता एवं समर्थता के अधीन कर्मचारियों या अधीनस्थ के साथ प्रभावी संबंध की आवश्यकता के मार्ग का सिद्धांत दिया, जो कि स्पष्ट संचार के संदर्भ में पेल्ज प्रभाव के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है, 1952 में दिया था। पेल्ज प्रभाव उपयुक्त उपरगामी प्रभाव के साथ संयुक्त वरिष्ठों की समतरता से संबंधित है। डोनाल्ड पेल्ज द्वारा 1952 में संगठनात्मक संचार के संदर्भ में नेतृत्वकर्ता की योग्यता एवं समर्थता के अधीन, ठीक है, कर्मचारी या अधीनस्थों के साथ प्रभावी संबंध की आवश्यकता के मार्ग का सिद्धांत। अब याद रख लेना, कथन और कारण यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है, संप्रेषण एक, जस्ट वे थोड़ा सा, संप्रेषण के नियामक नियम में हमें यह बताते हैं, संप्रेषण के नियामक नियम हमें ये बताते हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। संप्रेषण है, ठीक है, उसके नियामक नियम है, वो हमें बता रहे हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, कथन में आपके ऐसे बोला है। कारण में कह रहा है संप्रेषण में अंतक्रियाओं की संरचना और समन्वय आवश्यक है। संप्रेषण में अंतक्रियाओं की संरचना और समन्वय आवश्यक है। ये तो बताइए क्या है सही? तो यहाँ पर आपका आंसर सही हो जाएगा फ्रेंड्स, सोचिए आप, यहाँ पर आपका आंसर बी हो जाएगा। ए आर दोनों शब्द हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण। ये दोनों जो बातें हैं, कथन और कारण, दोनों ही बातें बिल्कुल सही हैं और दोनों ही स्पष्टीकरण बिल्कुल सही मैच कर रहे हैं। ठीक है, अच्छे श्रोता बनने के लिए जो दो कौशल संबंधित हैं, वे कौन से कौशल हो सकते हैं अच्छे श्रोता बनने के लिए? ठीक है, जल्दी प्रश्न को हल करना है हम लोगों को, बस जल्दी से फैक्ट मिल जाए ना, तो फैक्ट्स मिल जाए तो उसके लिए हमें जल्दी से करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा श्रोता हेतु दो आवश्यक कौशल ध्यान देना और प्रतिपुष्टि प्रदान करना। ध्यान देना और प्रतिपुष्टि प्रदान करना सबसे मेन चीज़ है कि एक अच्छा श्रोता, पहले ध्यान से सुनो और फिर जब सुन लिया और उसमें आपको कुछ गलती लग रही है, कैसा क्या है, तो आपको फिर प्रतिपुष्टि भी देना, फीडबैक भी अपना देना है। एक सक्रिय श्रोता द्वारा एक तकनीक जिससे प्रयोग में लाया जा सकता है वह है,
एक सक्रिय श्रोता द्वारा एक तकनीक जिसे प्रयोग में लाया जा सकता है वह है सी ऑप्शन राइट हो जाए वक्ता के शब्दों को अन्य शब्दों में व्यक्त करना। वक्ता के शब्दों को अन्य शब्दों में व्यक्त करना या वक्ता के शब्दों को अपने शब्दों में व्यक्त करना कुछ इस तरीके से भी होता है फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए एक सक्रिय श्रोता द्वारा श्रवण क्षमता हेतु आवश्यक तकनीक निम्न प्रकार। देखिए वक्ता के कहे गए शब्दों को अन्य शब्दों में व्यक्त करना, ठीक है, अवरोधों को कम करना है, श्रवण हेतु स्वयं को तैयार करना है, मुख्य बिंदुओं के स्पष्टीकरण हेतु प्रश्न भी पूछना है उससे, ठीक है, किसी प्रकार के तत्व संबंधी निर्णय लेने से बचना, किसी प्रकार के तत्व संबंधी निर्णय लेने से आपको बचना भी पड़ेगा। ठीक है, और इधर संदेश होता है, संदेश क्या होता है, ए मैसेज इज क्या होता है, संदेश होता है क्या होता है, तो क्या होता है ए ऑप्शन, एक सुस्पष्ट संकेत, एक सुस्पष्ट संकेत जो कोलाहल स्तर से ऊपर हो, जो कोलाहल स्तर से क्या हो, ऊपर हो। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं ही बोल रही हूँ और यहाँ पर कितनी भयंकर भयंकर आवाज़ है तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो वो फिर अस्पष्ट बेकार संप्रेषण हो जाएगा। और जहाँ पर एकदम सही आवाज़ में मेरा ये जो मैं बोल रही हूँ वो आपको सुनाई दे रहा तो वो फिर सुस्पष्ट और कोलाहल स्तर से ऊपर का हो जाएगा। ठीक है, तो उसको बोलेंगे संदेश। संदेश में एक पूर्ण प्रक्रिया होती है जो विभिन्न क्रियाओं को समावेशित करती है, जिसमें संदेश, संदेश भेजने वाला, माध्यम, संदेश प्राप्त करने वाला, प्रतिपुष्टि, मुख्य अवयव होता है। अब जैसे कि ये मैंने वीडियो बनाया, क्लास बनाई, इसके बारे में बताया, और बाद में अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी, आपने कमेंट करा, आपने मुझे बताया, तो वो प्रतिपुष्टि हो जाएगी, फीडबैक हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, संदेश प्रक्रिया के पूर्ण होने के लिए आवश्यक है इसे भेजे जाने वाले माध्यम में किसी प्रकार का कोई व्यवधान या कोलाहल नॉइज ना हो, अन्यथा संदेश का उद्देश्य निरर्थक हो जाता है। ठीक है, जैसे मैं क्लास बना रही हूँ, आपको यहाँ गड़बड़ थोड़ी सी मेरी आवाज़ कम लग रही है या फिर आवाज़ें आ रही हैं तो फिर आपको समझ में नहीं आ रहा, तो फिर वो बेकार ही हो जाएगा, है ना। इस प्रकार फ्रेंड्स प्रभावी श्रवण समावेश करता है, प्रभावी श्रवण समावेश करता है, क्या करता है, अपने संदेश की समझ की पुष्टिकरण करता है। प्रभावी श्रवण समावेश क्या करता है, यहाँ पर चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे हम लोग। पूर्वाग्रह को गलत, विस्तृत समाचलन को गलत, असहमति को बिंदुओं को छानने का गलत। तो प्रभावी संप्रेषण समावेश करता है, प्रभावी श्रवण समावेश करता है अपने संदेश की समझ की पुष्टिकरण करता है। ठीक है, प्रभावी श्रवण समावेश। देखिए प्रभावी श्रवण एक द्विमुखी प्रक्रिया है और संप्रेषण भी एक द्विमुखी प्रक्रिया है। ठीक है, और प्रभावी श्रवण भी एक द्विमुखी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत संप्रेषित और प्राप्त किए गए शब्दों की प्रतिपुष्टि अनिवार्य। इसके प्रभाव में प्रभावी श्रवण की प्रक्रिया किसी भी दशा में पूर्ण नहीं की जा सकती। इसके अभाव में प्रभावी श्रवण की प्रक्रिया किसी भी दशा में पूर्ण नहीं की जा सकती। ठीक है, मानवीय संप्रेषण की प्रक्रिया के कुछ अंग नीचे दिए गए हैं। संप्रेषण प्रक्रिया में घटने वाले सही क्रम को आपको चुनना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एक में लिखा है फीडबैक, इसको पुनर्निवेश भी बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, प्रतिपुष्टि भी बोलते हैं फ्रेंड्स। प्रतिपुष्टि, बाई चांस प्रतिपुष्टि आपको सबको पता होगा, प्रतिपुष्टि माने फीडबैक, और पुनर्निवेश का भी मतलब ही यही होता है। ठीक है, फीडबैक, पुनर्निवेश। ठीक है, याद रखना, ध्यान से नोट कर लेना। ठीक है, संदेश, मैसेज हो गया, नॉइज, कोलाहल हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, दो नंबर एक पे लेंगे, संदेश में हो जाएगा। ठीक है, तीन में क्या हो जाएगा फिर, ये आपका दूसरे नंबर पहुंच जाएगा, और पुनर्निवेश लास्ट में फीडबैक देते हैं तो ये तीसरे नंबर पहुंच जाएगा। सबसे पहले संदेश आ जाएगा, उसके बाद कोलाहल होगा, फिर उसके बाद पुनर्निवेश हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये आंसर आपका बैठा। और इसको और बड़े में हम लोगों को समझना पड़ेगा। देखिए, संप्रेषण प्रक्रिया के अंतर्गत निम्नलिखित तत्व आते हैं। जब हम लोग संप्रेषण करते हैं, कहीं भाषण देते हैं, तो वहाँ पर क्या क्या हो सकता है। ठीक है, या फिर हम कोई क्लास लेते हैं, वहाँ पर क्या क्या हो सकता है ना। तो तत्व देखिए, संप्रेषण प्रक्रिया के अंतर्गत निम्नलिखित तत्व होते हैं। जैसे सबसे पहले संदेश होता है, नंबर 1 पर हमें इस तरीके से देखें, नंबर 1 पर संदेश। नंबर 2 माध्यम में क्या हो जाता है, कोलाहल। ठीक है, अगर माध्यम नहीं हो, कोलाहल, तो दो नंबर पे पहुंच जाएगा। ठीक है, फिर तीसरे नंबर पर संदेश प्रापक माने जैसे कि मैं एक टीचर, ठीक है, और आप एक स्टूडेंट, तो आप प्रापक हो जाएंगे। ठीक है, संदेश जिसके पास पहुंच गया वो हो गया संदेश प्रापक। कभी संदेश नहीं लिखा है तो प्रापक माने आप।
ठीक है, ये हो गया संदेश, ये आ गया आपके पास। संदेश माने एक व्यक्ति मान लो, और आपके पास पूछ के आप दूसरे व्यक्ति मान लो, ठीक है। प्रापक, संदेश प्रापक हो गया। फिर उसके बाद पुण्यवेश। पुण्यवेश मैंने आपको बता दिया, प्रतिपुष्टि बोलते हैं इसको, और फीडबैक बोलते हैं। तो क्या क्या चीज़ हुई यहाँ पर? संदेश होगा, माध्यम कोलाहल होगा, संदेश प्रापक होगा, ठीक है, ये प्रापक तक पहुँच गया, फिर उसने फीडबैक दिया, अच्छा है बुरा है ना, इस तरीके से बताया। इस प्रकार संप्रेषण प्रक्रिया का सही क्रम यहाँ पर होगा संदेश, कोलाहल और पुण्यवेश, ठीक है। ये इसका पूरा बड़ा सा भी होता है संदेश, बीच में और भी होते हैं, वो सब अगले टॉपिक में हम बता देंगे, ठीक है, या फिर लास्ट क्लास में बता देंगे। और भी चीज़ें घटती हैं वो भी बताएंगे इसमें संदेश में, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन हमारे अंतहित व्यवबोधों को स्पष्ट करता है, जो लोगों के व्यवहार की व्याख्या करने का ध्यान रखता है और जो दूसरों से संप्रेषण करने के समुचित तरीकों को स्पष्ट करता है। निम्नलिखित में से कौन हमारे अंतहित व्यवबोधों को स्पष्ट करता है, जो लोगों की व्यवहार की व्याख्या करने का ध्यान रखता है और जो दूसरों से संप्रेषण करने के समुचित तरीकों को स्पष्ट करता है? वो क्या होता है फ्रेंड? वो होता है सी ऑप्शन, संप्रेषण नियम होता है फ्रेंड्स। क्या होते हैं? संप्रेषण नियम। एक बार प्रश्न को फिर से देखिए, प्रश्न क्या कह रहा था? कौन हमारे अंतर्हित व्यवबोधों को स्पष्ट करता है, जो लोगों के व्यवहार की व्याख्या करने का ध्यान रखता है और जो दूसरों से संप्रेषण करने के समुचित तरीके को स्पष्ट करता है? संप्रेषण नियम कहलाता है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका। अंतर्हित व्यवबोधों से संप्रेषण नियम संबंधित है। यह व्यक्तियों के व्यवहार की व्याख्या को ध्यान में रखते हुए संप्रेषण के सुस्पष्ट नियमों का अनुगमन और सुनिश्चित करता है, ठीक है। अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण में नीति शास्त्र। अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण में नीति शास्त्र फ्रेंड्स समझने में अवरोध को बढ़ाता है, ईमानदारी के रास्ते में बाधा उत्पन्न करता है, विचार योग्य नहीं है, विचारने योग्य है। अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण में नीति शास्त्र क्या होता है? ये गलत, ये गलत, ये भी गलत, ठीक है। आपका आंसर हो जाएगा डी वाला बिल्कुल सही। क्या करता है? अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण में नीति शास्त्र विचारने योग्य है, ठीक है। वो हमेशा ही विचारने योग्य है नीति शास्त्र, ठीक है, और इसमें भी विचारने योग्य है। अगर क्वेश्चन आया पूछा अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण में नीति शास्त्र क्या है? विचारने योग्य है, ठीक है। अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण एक बृहद प्रक्रिया है। अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण एक बृहद प्रक्रिया है। इसमें विभिन्न प्रकार के तकनीकी व्यवहारिक तत्व अपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नीति शास्त्र एथिक्स इस प्रक्रिया के अंतर्गत विचार और मूल्यों को समझने में सहायक होते हैं और अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण के वास्तविक लक्ष्यों को पूर्ण करते हैं। निर्णय क्षमता, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी में देखिए, यहाँ पर आपके 13 क्वेश्चन उससे हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर अगला टॉपिक आता है आपका, और यहाँ पर इस तरीके से प्रश्न दिया गया है, नकारात्मक और निजी व्यवहार एक तरफ है कारण, और ये हर बार आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ए का हम 4 करेंगे। गले के पीछे एक हाथ रखना, गले के पीछे एक हाथ रखना, ए का हो जाएगा 4। असहमति हो जाएगी, ठीक है, असहमति हो जाएगी। बी का आपका 3 हो जाए। आँख सिकुड़ना, अस्वीकृति हो जाएगी, आँख सिकुड़ना अस्वीकृति हो जाएगी। और सी का आपका 2 हो जाएगा। नाक सहलाना अतिशयोक्ति हो जाएगी। चश्मा उतार कर नीचे रखना, नहीं सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। और यहाँ पर आपका मैचिंग दिखेगा, देखिए, गले के पीछे एक हाथ रखना, गले के पीछे एक हाथ रखना असहमति हो जाएगी। आँख सिकोड़ना अस्वीकृति हो जाएगी। इसमें क्या बोला था? गले के पीछे हाथ रखना असहमति, ठीक है। अक्सर एक दोस्त दूसरे दोस्त के गले के पीछे हाथ रख लेता, वो कुछ अलग ही मतलब होता है, पर यहाँ पर कुछ अलग ही मतलब बता रहा है, ठीक है। असहमति, बस इतना याद रखना, गले के पीछे एक हाथ रखना असहमति हो जाएगी। आँख सिकोड़ना अस्वीकृति, कभी कभी हम अपनी भुएं से करते हैं ना, तो वो सब अस्वीकृति, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। नाक सहलाना अतिशयोक्ति, ऐसे करके आप लोग करने लगते हैं तो अतिशयोक्ति हो जाती है वो, ठीक है। चश्मा उतार कर नीचे रखना, वो नहीं सुन रहा है, इसका मतलब ऐसा होगा, ठीक है। चश्मा उतार कर नीचे रखना का मतलब हो जाता है नहीं सुन रहे हैं, ठीक है, नहीं सुन रहे, इस प्रकार से आप समझ लो। दूसरे लोगों से तुलना के आधार पर हमारी राय और योग्यता के मूल्यांकन की प्रवृत्ति और जो हमारे सम्मान हैं और जो हमारा सम्मान है उनसे तुलना करने की पसंदगी
पसंदगी जानी जाती है। दूसरे लोग से तुलना के आधार पर हमारी जो राय है और योग्यता के मूल्यांकन की प्रवृत्ति और जो हमारे सम्मान है और जो हमारा समान है उनसे समान, ठीक है, समान है उनसे तुलना करने की पसंदगी जानी जाती है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सामाजिक तुलना सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसको एक बार देखते हैं व्याख्या को। सामाजिक तुलना सिद्धांत के अनुसार व्यक्तियों के अंदर स्वयं के मूल्यांकन हेतु स्वयं मूल्यांकन की प्रवृत्ति होती है, ठीक है। इसके द्वारा अपनी राय और अपनी योग्यताओं का मूल्यांकन दूसरे लोगों से इन विशेषताओं की तुलना करने के आधार पर करते हैं और यह एक प्रकार से स्वयं मूल्यांकन को परिभाषित करता है। यह सिद्धांत लियोन फेस्टिंगर द्वारा दिया गया था। स्वयं मूल्यांकन परिभाषित करता है। यह सिद्धांत स्वयं मूल्यांकन वाला जो सिद्धांत है वो लियोन फेस्टिंगर द्वारा दिया गया था, स्वयं मूल्यांकन वाला सिद्धांत, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर फिर से दे दिया है, हम लोगों को समझना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि इस क्षेत्र की परिस्थिति अभी भी तनावपूर्ण तथा नियंत्रण से बाहर है। व्यक्तियों से अनुरोध है कि वे अपने घरों में ही रहें। तो कुछ गंभीर घटना घटी हो तब लोग दफ्तर नहीं जाएंगे, जल्दी स्थिति सामान्य हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? बहुत बड़ा आंसर है, वो क्वेश्चन है ये बहुत बड़ा, ठीक है। और यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट होगा। तो हम इसको टिक कर लेते हैं। बी ऑप्शन राइट होगा और टिक कर लेते हैं। क्या कह रहा है इसमें? क्या हो जाएगा? एक और दो बातें निहित हो जाएंगी, ठीक है। तो क्या कह रहा था कथन में? इस क्षेत्र की परिस्थिति अभी भी तनावपूर्ण तथा नियंत्रण से बाहर है। अभी भी तनावपूर्ण है, इस तरह से बोल रहा है, ठीक है, तथा नियंत्रण से बाहर है। व्यक्तियों से अनुरोध है कि वे अपने घरों में ही रहें। पूर्णमान, ठीक है, इस प्रकार से बोला गया। कुछ गंभीर घटनाएं घटी होंगी तभी तो ऐसी बातें कह रहे हैं ना। तो ये वाली बात तो पक्की हो गई। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? लोग दफ्तर नहीं जाएंगे, वे अपने घर से बाहर मतलब अपने घर से बाहर मत निकलो, तो मतलब दफ्तर ही नहीं जाने पड़ेगा। जब घर से बाहर निकलो तो दफ्तर ही नहीं जाएंगे, है ना। तो दोनों बातें ये हो गई, दोनों बातें निश्चित हो गई, ठीक है। ये दोनों बातें हो गई पूरी। उसके बाद क्या कह रहा है? जल्दी स्थिति सामान्य हो जाएगी, ये तीसरा पॉइंट कह रहा है, पर इसको ले ही नहीं रहा है उसमें, ठीक है। तो बी ऑप्शन राइट कर रहा है। कैसे कर रहा है देखिए, यहाँ अनुभव के भी अपने घरों में ही रहे तो जल्दी स्थिति सामान्य हो जाएगी। इस प्रकार से इसमें बोला ही नहीं, कथन में बोला ही नहीं, तो फिर कहाँ से सही हो जाएगी? इस वजह से यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। एक बार आप फिर से देख लो और इसको देख लेते हैं, व्याख्या देख लेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। देखिए, इस क्षेत्र की परिस्थिति अभी भी तनावपूर्ण तथा नियंत्रण से बाहर है। इससे तात्पर्य है कि संभव रूप से कुछ गंभीर घटनाएं घटी होती हैं। दूसरी ओर व्यक्तियों से अनुरोध है कि वे अपने घरों में ही रहें। यह तथ्य इस बात का घोतक है कि लोग दफ्तर नहीं जाएंगे। इसके विपरीत यह पूर्वानुमान लगाना उचित ही नहीं है कि जल्दी स्थिति समान हो जाएगी। इतनी बड़ी बड़ी भयंकर बातें बता रहे हैं तो कहाँ से स्थिति सही हो जाएंगी, है ना। हो सकता है कि स्थिति सामान्य होने में अधिक समय लगे। इस प्रकार पूर्वानुमान के अंतर्गत दिए गए प्रथम और द्वितीय केवल सही होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निर्णय लेने में किसी अन्यादर्श का निर्णय समानता और यादृच्छिक लगने वाले रूप में करना कहलाता है। निर्णय लेने में किसी न्यायादर्श का निर्णय समानता और यादृच्छिक लगने वाले के रूप में करना कहलाता है। क्या कहलाता है? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रातिनिधिक स्वतः शोध प्रातिनिधिक, जैसे हम लोग किसी का प्रतिनिधि मतलब कोई हमारा प्रतिनिधि होता है ना, तो हम इस प्रकार से आप समझ लो, ठीक है। प्रतिनिधि स्वतः शोध। एक बार प्रश्न को देखिए। निर्णय लेने में किसी न्यायाधीश का निर्णय समानता और यादृच्छिक लगने वाले के रूप में करना कहलाता है प्रतिनिधिक स्वतः शोध कहलाता है, ठीक है। देखिए, निर्णय प्रबंधन का हृदय है, किंतु एक उपयुक्त निर्णय प्रक्रिया हेतु सूचना, समय और ऊर्जा के सीमित संसाधनों के क्रम में निर्णय की प्रक्रिया अत्यंत सरल एवं सुस्पष्ट होनी चाहिए, अन्यथा इसके अभाव में प्रक्रियागत त्रुटि होने की संभावना रहती है। निर्णय लेने में किसी न्यायाधीश का निर्णय समानता यादृच्छिक लगने वाले रूप में किया जाना चाहिए। प्रतिनिधिक स्वतः शोध कहा जाता है। ये किसी घटना की संभावनाओं का मूल्यांकन तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार किए जाने पर केंद्रित होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक कमजोर तर्क देने और उसे किसी और के नाम पर आरोपित करने ताकि आप उसका खंडन कर सके को स्पष्ट करता है, ठीक है। जैसे थोड़ा सा निम्नलिखित में से कौन एक कमजोर तर्क देने और उसे किसी और के नाम पर आरोपित करने
ताकि आप उसका खंडन कर सके को स्पष्ट करता है। कौन स्पष्ट करता है? सी ऑप्शन, पुतला का तर्क। देखिए क्या कह रहा था प्रश्न में, एक कमजोर तर्क देने और उसे किसी और के नाम पर आरोपित करने ताकि आप उसका खंडन कर सके स्पष्ट करता है। विशेष तर्क को अपील करता गलत, ख्याति तर्क को अपील करता गलत, पुतला तर्क करता सही, जोरदार तर्क अपील करता गलत। तो यहाँ पर इस प्रकार के प्रश्न में आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, पुतला का तर्क। देखिए पुतला का तर्क एक कमजोर तर्क देने और उसे किसी और के नाम पर आरोपित करने ताकि आप उसका खंडन कर सकें को स्पष्ट करता है। इसे स्ट्रामैन आर्गुमेंट के नाम से भी जाना जाता है कि कार्यात्मक तर्क दोष का एक प्रकार है। ये कार्यात्मक तर्क दोष का एक प्रकार है और इसको स्ट्रामैन आर्गुमेंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पुतला तर्क स्ट्रामैन आर्गुमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, किसी प्रबंधक के निर्णय लेने की प्रक्रिया के चरण निम्नलिखित हैं, उन्हीं सही क्रम में व्यवस्थित करना होगा किसी प्रबंधक के निर्णय लेने की प्रक्रिया। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर दे दिए हैं। समस्या को परिभाषित करना, प्रतिबंधित बंधक तत्वों को पहचानना, संवादी विकल्प का विकास करना, एक नियंत्रित एवं मूल्यांकन तंत्र को स्थापित करना। काफ़ी कठिन प्रश्न है, 2014 में पूछा गया था। यहाँ पर स्टार लगा है। ठीक है, स्टार लगा तो इसको छोड़ो, इधर समझते हैं। देखिए निर्णय लेने की प्रक्रिया के सामान्य रूप से निम्न चरण हैं। देखिए सामान्य रूप से निम्न चरण है। सबसे पहले क्या होगी? समस्या को परिभाषित करना पड़ेगा। जैसे हम परिभाषा देते हैं तो उसी प्रकार से समस्या को परिभाषित करो नंबर 1 पर। ठीक है, प्रतिबंधक तत्वों की पहचान करो, फिर उसकी पहचान करो। दूसरा पॉइंट, समाधान हेतु समाज विकल्प का विकास करो, फिर विकल्प ढूंढो। तीसरा विकास करो। ठीक है, एक नियंत्रित एवं मूल्यांकन तंत्र को स्थापित करो, फिर उसको स्थापित करो मूल्यांकन तंत्र को। ठीक है, इस प्रकार उपयुक्त विकल्पों में से कोई भी विकल्प सही नहीं होगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सी माना था इसका आंसर, पर ये गलत है। ठीक है, इस प्रकार से आपको समझना पड़ेगा फ्रेंड्स। निर्णय लेने की एक संख्यात्मक तकनीक, निर्णय लेने की एक संख्यात्मक तकनीक जो निर्णय पथों के संपूर्ण संभावित विकल्प दर्शाती है कहलाती है। क्या कहलाती है? निर्णय लेने की एक संख्यात्मक तकनीक जो निर्णय लेने की एक संख्यात्मक तकनीक जो निर्णय पथों के संपूर्ण संभावित विकल्प दर्शाती है कहलाती है एक निर्णय क्रम कहलाता है। क्या कहलाता है? एक निर्णय क्रम कहलाता है। निर्णय लेने की एक संख्यात्मक तकनीक जो निर्णय पथों के संपूर्ण संभावित विकल्प दर्शाते उसे एक निर्णय क्रम कहा जाता है। यह संभावित निर्णय की समग्र व्याख्या करता है। यह तकनीक छोटे निर्णयों के विश्लेषण हेतु अत्यधिक उपयोगी है फ्रेंड्स। देखिए निम्नलिखित में से एक को छोड़कर सभी एक मैनेजर या प्रबंधक को प्रभावी निर्णय लेने के वातावरण बनाने की प्रमुख कौशलपूर्ण योजना नहीं है पूछा तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पूर्ण रूप से केवल अपने ऊपर ही निर्भर रहना, ये नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, नहीं पूछा है तो इस प्रकार से। बाकी क्या हो जाएगा? दूसरों को निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करना, ये भी बात सही है। नई बातों को करने के लिए तैयार करना, ये भी ठीक है। गुणात्मक सूचना के महत्व को पहचाना, ये भी होना चाहिए, लेकिन नहीं पूछा था तो ये आंसर राइट हो जाएगा सी। मैनेजर अथवा प्रबंधक को प्रभावी निर्णय लेने में उपयुक्त वातावरण प्रदान करने के लिए विशेषता होती हैं। क्या होती हैं? दूसरों को निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, नई बातों को तैयार करने के लिए तैयार करना चाहिए, नई बातों को करने के लिए तैयार करना चाहिए। ठीक है, गुणात्मक सूचना के महत्व को पहचानना चाहिए। इस प्रकार पूर्ण रूप से केवल अपने ऊपर ही निर्भर रहना मैनेजर या प्रबंधक की प्रमुख कौशलपूर्ण योजना में शामिल नहीं हो सकता फ्रेंड्स। ठीक है, कोई भी समस्या किधर भी हो हम लोगों को इस प्रकार से नहीं होना चाहिए, दूसरों को भी मौका देना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए। एक ऐसा सामूहिक प्रयास जो वैकल्पिक विचार उत्पन्न कर एक प्रबंधक को समस्या का समाधान करने में सहायता करता कहलाता है। एक ऐसा सामूहिक प्रयास जो वैकल्पिक विचार उत्पन्न कर एक प्रबंधक को समस्या का समाधान करने में सहायता करता कहलाता है मत्स्यिकी झंझायन कहलाता है। क्या कहलाता है? मत्स्यिकीय झंझायन। डेल्फी तकनीक गलत, डर्रे से अलग चिंतन गलत, नामिक समूहन तकनीक गलत। यहाँ पर ज़्यादातर लोग ये वाला करते हैं, पर ये एक बात गलत है फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों का क्या करना है? सहायता, ये सब बात, ये प्रश्न को पहले आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, तब आप उत्तर को सही कर पाओगे। ठीक है, अब जब आपने प्रश्न को देख ही लिया तो इसको आप नोट कर लें। ठीक है, काफ़ी कठिन प्रश्न पूछे जाते हैं।
मत्स्यिकी झंझायन एक ऐसा उपयुक्त सामूहिक प्रयास होता है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के वैकल्पिक विचारों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प की तलाश कर समस्या का समाधान प्रस्तुत किया जाता है। इसके लिए सामूहिक रूप से प्रयास अपेक्षित होता है। मत्स्यिकी झंझायन। अब देखिए इतना प्रश्न हो गया आपके। ये सब मिलाकर आपके टोटल 22 प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, अब आगे देखिए तार्किक विश्लेषण क्षमता से प्रश्न पूछे गए। 23 नंबर देखिए, क्रिया परिणामों और अनुषंगिकताओं की धारणा जो किसी विशिष्ट विकल्प से संबंधित हो को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? निर्णय खांचे के रूप में जाना जाता है। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखिए क्रिया परिणामों अनुषंगिकताओं की धारणाओं जो किसी विशिष्ट विकल्प से संबंधित हो जाना जाता है। क्रिया परिणामों अनुसंगताओं की धारणा जो किसी विशिष्ट विकल्प के रूप में संबंधित हो जाना जाता है। निर्णय आधार तर्क गलत हो जाएगा, निर्णय दूरी गलत हो जाएगा, निर्णय नियम गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निर्णय खांचे। ठीक है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। निर्णय खांचे का संबंध क्रिया परिणामों अनुसंगताओं की धारणा से संबंधित है। ठीक है, निर्णय निर्माण में त्रुटियां किस कारण होती हैं? निर्णय निर्माण में त्रुटियां किस कारण होती हैं? क्योंकि हम निर्णय निर्माण स्वतः का शोध है। निर्णय निर्माण स्वतः का शोध इस प्रकार से बोल रहा है इसमें फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अन्य पक्षों पर ध्यान दिए बिना करते हैं इस वजह से। ठीक है, देखिए निर्णय एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया होती है। ठीक है, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की क्रियाएं एक निश्चित अनुक्रम में व्यवस्थित होती हैं। यदि हम निर्णय निर्माण स्वतः शोध का उपयोग अन्य संबंधित पक्षों पर ध्यान दिए बिना करते हैं तो निर्णय निर्माण में विभिन्न प्रकार की त्रुटियां उत्पन्न हो जाती हैं, संभावना रहती है। अतः ठीक है, स्वतः शोध प्रणाली का उपयोग निर्णय में कुशलता एवं सरलता लाने के उद्देश्य से किया जाता है। स्वतः शोध प्रणाली का उपयोग निर्णय में कुशलता एवं सरलता लाने के उद्देश्य से किया जाता है। ठीक है,